नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बैंकिंग मैट्रिक्स में। इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए जो एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल है जो सब स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए उसको कवर करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अब आपको दो फोटो दिख रही होंगी, एक तरफ तो हमारे सलमान भाई हैं और दूसरी तरफ फरहान अख्तर है। दोनों अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? सलमान खान है बल्कि और फरहान अख्तर जो है ये है बिल्कुल स्लिम एंड फिट। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों वर्कआउट करते हैं, दोनों बॉडी बनाते हैं, पर डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस क्या है कि सलमान खान जैसे मंडे को जिम गए तो इन्होंने सिर्फ लेग्स की एक्सरसाइज ज़्यादा करी, ट्यूसडे को गए तो इन्होंने चेस्ट करी, और फिर वेडनेसडे को गए तो इन्होंने मान लो बाइसेप्स कर ली। तो ऐसे करके ये अपना रूटीन करते हैं फॉलो, ठीक है। और फरहान अख्तर जब फील्ड में जाता है तो वो क्या करता है, उसने टारगेट किया कि मैं 5 किलोमीटर की रनिंग करूँगा। इसने करी। 2 नंबर पे इसके पास होगा कि 100 पुशअप्स करनी है, फिर बोला कि 30 पुलअप्स भी करनी है, 50 सिटअप्स करनी है, लंजेस करने हैं, क्रंचेस मारनी है। तो सलमान खान तो एक दिन में एक मसल को ट्रेन करता है, मतलब मेजर पोर्शन उसका एक मसल को ट्रेन करता है। जबकि फरहान अख्तर क्या करता है, ये सब चीज़ें डेली करता है, वो डेली बेसिस पे करता है वो। और इसी वजह से आपके इन दोनों के फिजिक में डिफरेंस भी दिख रहा होगा। तो जो बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है ना, वो सलमान खान का रूटीन फॉलो करके नहीं होती, वो फरहान अख्तर जैसे फॉलो करते हैं वैसे चीज़ होंगी जो एथलीट फॉलो करते हैं कोई भी, कि कुछ चीज़ें हमें डेली करनी ही पड़ेंगी टिल द डे वी गेट इनटू द बैंक, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे करनी है आपको। अब नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब इसमें पैटर्न सबको पता है, प्रीलिम्स का क्या है, मेंस का क्या है। ये दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए। क्वांट रीजनिंग में 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 नंबर के, और इनका एक सेक्शनल टाइम है, उस टाइम फ्रेम में आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। और मेंस में बात करें तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी इनमें से जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें से उसके 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन क्वांट के। ये उनके नंबर हैं जैसे जैसे ये हैं, और ये उन पर्टिकुलर टाइम उसके हिसाब से करना है। 120 मिनट में 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको कवर करने हैं। अब ये सब ने देख ही लिया, अब आगे चलते हैं। प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कितना टाइम है हमारे पास आज की डेट में? अगर हम बात करें आरआरबी पीओ के लिए हमारे पास 70 दिन है लगभग, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, और क्लर्क के लिए हमारे पास 85 डेज है। मैंने 4-5 दिन कम ही लेके चला हूँ मैं, क्योंकि हमें मानते हैं कि 4-5 दिन तो वैसे ही इंसान, किसी ने कोई काम निकल आता है, कुछ और हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो वो निकल ही जाते हैं। और मेंस के लिए लगभग 105 दिन पीओ के लिए और 140 दिन आपके पास क्लर्क के लिए हैं। एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्पीड मैथ्स हैं, जिसमें आपके पास इसमें वैदिक मैथ्स आती है कि चीज़ों को फास्ट कैसे सोल्व किया जाए। इसमें क्या कुछ रहता है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, रेशो, ये सब चीज़ें इसमें कवर करते हैं हम। और इसमें एक चीज़ और भी आती है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, 2/2 का मल्टीप्लिकेशन, 2/3 का मल्टीप्लिकेशन, 3/3 का मल्टीप्लिकेशन, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें स्पीड मैथ्स में कवर होती हैं। उसके बाद टॉपिक जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज के क्वेश्चंस, पार्टनरशिप के ये सारे क्वेश्चंस, और फिर डीआई, ये सब एक सिलेबस है, ये आपको सबको पता ही है। रीजनिंग का भी देख लेते हैं एक बार।
सिलेबस क्या रहेगा, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट एक मेजर पोर्शन कवर करती है, इनइक्वलिटीज़ हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन प्री हो या मेंस हो आएंगे ही आएंगे, सेम कोडिंग डिकोडिंग भी वैसा ही है, आएंगे ही, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस के, डायरेक्शन डिस्टेंस के, ऑर्डर रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, और ये सारे मिसलेनियस के कुछ टॉपिक जो 2 4 5 क्वेश्चन कहीं से आ ही जाते हैं, मतलब मिसलेनियस के होते हैं ये, ठीक है। अब इसमें आपको अप्रोच क्या करनी है, कैसे करना है इसको। आप आज के दिन एक पीओ का और एक क्लर्क का आप एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम लगाइए, ठीक है। और ये जो टाइम टेबल मैं बताऊंगा उसको आप 1 महीने के लिए फॉलो करिएगा, और 1 महीने के बाद आप सेम मतलब जाके उसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने आज लगाया है एग्ज़ाम, उसी प्लेटफॉर्म पे जाके उस सीरीज़ के, जैसे टेस्ट नंबर 1 आप आज लगा चुके हो तो उस दिन टेस्ट नंबर 2 लगाइएगा, और वो पीओ के लिए और क्लर्क के लिए, दोनों के लिए। और उस 1 महीने के बाद जब आपके जो मार्क्स आएंगे उनको कंपेयर करिएगा, और फिर आप देखिएगा इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। बस ये ध्यान रखें कि प्लेटफॉर्म सेम हो आपके एग्ज़ाम का। ये नहीं हो कि आज आपने टेक्स्ट बुक पे दिया और जब आप कंपेयर करने जाएं तो आप प्रैक्टिस मॉक से कंपेयर करें, ठीक है। अब कुछ 2 3 चीज़ें जो हम आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है, वो है कि एक तो कंसिस्टेंसी, ये चाहे एग्ज़ाम की बात हो चाहे लाइफ हो, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं मान रहा हूँ कि आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी और आप करते भी होंगे, ठीक है। दूसरा है ये एक पॉइंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्लो इज़ स्मूथ एंड स्मूथ इज़ फास्ट। लोग क्या करते हैं, जैसे बैंक की तैयारी शुरू करते हैं ना, वो भागते हैं स्पीड के पीछे, क्योंकि उनको पता है, जैसे इस एग्ज़ाम की बात करें कि 40 क्वेश्चन आएंगे क्वांट के और मुझे 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो लोगों ने ये कर रखा है कि 30 सेकंड में मुझे एक क्वेश्चन करना है। तो जिस दिन से वो तैयारी शुरू करते हैं ना, उसी दिन से वो स्पीड के पीछे भागते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, वो अपनी एक्यूरेसी से के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्योंकि आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे जो बोलते हैं कि सर मैंने तो 80 में से मैंने 75 क्वेश्चंस कर दिए, तो अब क्वांट रीजनिंग में 75 क्वेश्चन किए हैं, तो मतलब यही है ना, आंसर आया तभी आपने टिक किया होगा। और 75 क्वेश्चन करके फिर वो बोलता है सर मेरे मार्क्स मेरे 56 ही आए। क्यों आए भाई, इतने नंबर कहाँ गए आपके? इतने नंबर आपके गए एक्यूरेसी के चक्कर में, आपने कर दिए रॉन्ग, नेगेटिव कर दिया आपने। तो मैं मानता हूँ कि ये 56 नंबर 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके 56 लाने से बेटर है कि आप 65 अटैम्प्ट करो और आपके 60 मार्क्स आ जाएं। कि आपके मान लो 4 ही क्वेश्चन गलत हुए तो आपके 60 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है। और उसके लिए ये इसका सिंपल एक एग्जांपल हम बचपन में समझ सकते हैं। जब कोई भी बच्चा साइकिल सीखता है ना, तो वो शुरू में वो डरता है, उसके मन में एक फियर होता है कि वो गिर ना जाए, इसलिए वो धीरे धीरे साइकिल सीखता है, धीरे धीरे चलाना सीखेगा, धीरे धीरे फिर मोड़ना सीखेगा, फिर वो थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ता है, लेस स्पीड मतलब कम स्पीड पकड़ता है। फिर एक टाइम आता है जब वो दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाने लग जाता है। तो वो चीज़ उसके कैसे हुई, वो उसका पहले दिन से ही वो बोले कि मैं तो साइकिल हाथ छोड़ के चलाने सीखूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। उसने इस चीज़ को कुछ टाइम दिया है, मान लो कि उसने 2 महीने दिए हैं उसने, तो आपको भी लगभग कुछ टाइम देना पड़ेगा। आप पहले एक्यूरेसी पे फोकस करिए कि आपने जिस क्वेश्चन को उठाया है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा सोल्व, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसका आंसर आ रहा है और आपने टिक किया है तो वो आंसर बिल्कुल सही ही होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप बोलो कि नहीं ऐसा कुछ आ रहा था, टिक तो किया था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तीसरा है कि मैं मान रहा हूँ कि जो स्पीड मैथ्स है ना, वो इग्नोर करते हैं बच्चे कि हमने सीख ली, 15 दिन पढ़ ली, अब तो मुझे आता ही है। नहीं भाई साहब, इसको आपको थ्रू आउट योर जर्नी आप 30 मिनट कम से कम इसको दें, ज़्यादा करें तो 40 मिनट दें। और कई बोलें कि 30 मिनट में इकट्ठा नहीं दे सकता, तो आप इसके स्लॉट बना लीजिए ना। आप 15-15 मिनट के 2 स्लॉट बना लो, या फिर आप 10-10 मिनट के 3 स्लॉट बना लो,
कि 10 मिनट सुबह पढ़ ली, 10 मिनट शाम को पढ़ ली, 10 मिनट दोपहर में पढ़ ली, ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। और इसमें आपको जो स्पीड मैथ्स में चीज़ें बताई हैं वो आपको कवर करनी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें डिटेल पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताओ इसके बारे में, फिर मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा स्पीड मैथ्स में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कैसे कवर करनी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अप्रोच क्या रहेगी, कैसे करना है सिलेबस। मैं मान रहा हूँ कि आप स्पीड मैथ्स आप कर रहे हो, वो इस चीज़ का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। स्पीड मैथ्स आपको डेली करनी है। अब हम बात करते हैं क्वांट की। आपने आज तैयारी शुरू करी है, मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, आपने सिलेबस लिख लिया, आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया और आप बैठ के पढ़ने। आपने टॉपिक उठाया सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। आप यूट्यूब पे जाइए और इसकी वीडियोस देखिए। जो वीडियो आपकी अच्छी लगे, जिस टीचर का आपको समझ में आए, उस टीचर से आप पढ़िए, ठीक है। आपने इसकी वीडियोस देखी, आज देखी आपने डे 2 पे भी उसकी वीडियोस देखी। सेम आपने डे 1 में एक टॉपिक और उठाना है, वो उठाना है रीजनिंग का सिलोजिज्म। जैसे डे 1 में आपने 2 टॉपिक उठा लिए, एक क्वांट का और एक रीजनिंग का। दोनों टॉपिक आपने यूट्यूब से जाके वीडियोस देखी, आपने चीज़ें कवर करी। फिर आपने डे 2 पे भी सेम चीज़ करी, इन दोनों को ही कवर किया थ्रू यूट्यूब, या फिर इनके जो सेक्शनल मतलब यूट्यूब से पढ़ने के बाद में आपने इनके लगाए सेक्शनल टेस्ट, जो टॉपिक वाइज आते हैं वो आपने लगा ली। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि कई बार क्या होगा, आपको लगेगा कि मेरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ, तो आप उस टॉपिक को डे 3 तक भी एक्सटेंड कर लो। एक अप्रोच बता रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप डे 3 पे जाओगे ना, आपको क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन सिलोजिज्म दोनों हो चुके हैं, मैं ये मान रहा हूँ। अब आपने उठाया नंबर सीरीज क्वांट में, और रीजनिंग में उठा लिया आपने कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। प्लस इसके साथ में आपने सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन आपने करे सिलोजिज्म के, ठीक है। ये चीज़ आपने डे 3 पे भी फॉलो करी और डे 4 पे भी आपने सेम ही चीज़ करी। अब आया डे नंबर 5, और मैं ये मान रहा हूँ कि आपने इन टॉपिक्स को 2 दिन में कवर कर लिया है। अगर नहीं होते हैं कवर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप इनको डे 3 तक मतलब तीसरे दिन तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, ठीक है। अब आपने डे 5 पे आ गया। अब आपको क्या करना है, क्वांट का नया टॉपिक उठाया आपने, एक रीजनिंग का नया टॉपिक उठाया, और आपने जो क्वांट के 2 टॉपिक कवर कर चुके हो, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन और नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 10 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन, ये आपको इतने करने हैं। और यही अप्रोच फिर आगे डे 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, आगे सो ऑन ये चलती रहेगी हमारी प्रिपरेशन के दौरान। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर हम एक साथ भी तो कर सकते हैं। वो एक साथ करना वो वही चीज़ होगी जो सलमान खान करता है। आपने टारगेट किया कि मैं सिंप्लीफिकेशन के मैं 200 क्वेश्चन लगाऊंगा और 200 क्वेश्चन में मेरे को इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब आपने क्या किया, 200 क्वेश्चन आप बैठे, आपने एक ही दिन में आपने 200 क्वेश्चन लगा दिए, तो होगा क्या, जब आप 200 क्वेश्चन लगा के हटोगे ना, तो उस दिन तो आपको लगेगा कि आपको क्वेश्चन सब आ रहे हैं। पर अगर यही चीज़ मैं आपसे 15 दिन बाद अगर पूछूंगा और आपने बीच में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया और आपने 15वें दिन आपसे पूछूंगा, तो आपकी जो स्पीड है ना, जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो इफेक्ट होती है, वो नहीं रहेगी जो आपने आज आपने 200 क्वेश्चन लगा के आपने करी थी वो। तो उसके लिए बेटर क्या रहेगा कि हम 200 क्वेश्चन एक दिन ना करके 10-10 क्वेश्चन डेली करें और 20 दिन तक उसको चलाएं। करेंगे हम भी 200 क्वेश्चन ही, पर हमारी अप्रोच ये रहेगी उनको टुकड़ों में करके करेंगे हम, ठीक है। अब इस टॉपिक को कब तक कवर करना है, जैसे सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन कितने लगाने, आप टारगेट रखो 150 क्वेश्चन का। मतलब आप यहाँ समझिए कि आपको 15 दिन तक उसके क्वेश्चंस लगाने हैं किसी भी टॉपिक के। तो 15 दिन में आप 10 क्वेश्चन के हिसाब से आप लगा पाओगे 150 क्वेश्चंस। और 150 क्वेश्चंस मैं मानता हूँ कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए एक बार में इनिशियल लेवल पे ठीक है, फिर आप उस टॉपिक के टेस्ट लगाने के लायक हो जाओगे।
ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये सेम चीज़ आपको अप्रोच करनी है क्वांट रीजनिंग में। जिसने तैयारी शुरू की थी उसके लिए तो मेरा ये सजेशन है कि आप इंग्लिश को और उसको जो भी आपके लैंग्वेज जो मेंस में चीज़ें आएंगी उनको एक बार होल्ड पे रखें, क्योंकि आपने अभी तैयारी शुरू करी है। तो क्वांट रीजनिंग एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, पहले प्री भी है उसके बाद मेंस है, तो पहले प्री पे फोकस करिए। और ये जो चीज़ मैंने बताई है इसको आप लगभग फॉलो करिए 45 से 50 दिन। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे ना तो आपका लगभग 70% से 60% के आसपास सिलेबस है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वांट और रीजनिंग का। और उसके बाद आप उस पोजीशन में आ जाओगे कि आप मॉक टेस्ट लगा सको, ठीक है। और वो तो मैंने बताया ही पहले कि 1 महीने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपने जो 1 महीने में काम किया है उसका इम्प्रूवमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ। आपके मान लो पहले 30 नंबर आए और अगर आप 1 महीने के बाद आप 45 मार्क्स लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली है कि आपने चीज़ें करी हैं, आपने काम किया है और उसका आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, और वो अपने आप में एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अब इसको एक बार और समझते हैं। ये ऐसा शेड्यूल बना लीजिए, ऐसा बना सकते हैं कि और तरीके से आप बनाना चाहिए। चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या करना है, कैसे करना है। मान लो सिंप्लीफिकेशन डे 1 पे मैंने उठाया, मैंने पढ़ा, डे 2 पे भी मैंने पढ़ा, डे 3 पे मैंने सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन करे, साथ में क्वांट का नया टॉपिक उठा लिया। इसको मैं कवर यूट्यूब से करूँ, मैंने कोई कोर्स ले रखा है मैं वहाँ से कर सकता हूँ, मेरे को बुक से पढ़ना है मैं बुक से पढ़ सकता हूँ, ठीक है। डे 4 पे मैंने सेम चीज टॉपिक पढ़ा, उसे क्वेश्चन लगाए। जैसे ही डे 5 आया क्या हुआ, नया टॉपिक ऐड हो गया, डे 5, 6 में वो टॉपिक चलेगा साथ में, प्लस जो दोनों टॉपिक कर चुके हैं उनके क्वेश्चंस भी चलेंगे, ठीक है। जैसे डे 3 आएगा नया टॉपिक ऐड हो जाएगा डे 7 पे। तो ये सेम चीज़ें चलती रहेंगी क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए, ठीक है। और जब आप 1 महीने के बाद पहुंचोगे ना, जब आप 30 डे में होगे, तो आपके दोनों के क्वांट और रीजनिंग दोनों के लगभग 7 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे अच्छे। और जब आप उनके 150 क्वेश्चन लगा चुके होगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस एक मतलब अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर आपने बता दिया ये सब चीज़ें करनी है, पर हम तो पढ़ ही नहीं पाते, हम बैठ ही नहीं पाते पढ़ने के लिए। वो चीज़ कैसे फॉलो करी जाए, टाइम मतलब खुद का सिटिंग जो टाइम है वो कैसे इंप्रूव किया जाए, पेपर में पढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ाया जाए टाइम। मैं तो 2 ही घंटे पढ़ पाता हूँ, मैं 3 ही घंटे पढ़ पाता हूँ, उसका भी सॉल्यूशन है, अगली स्लाइड में देखते हैं। पोमोडोरो एक टेक्निक है जो कि जनरली लोग यूज़ करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए इन ए एफिशिएंट वे, ठीक है। पोमोडोरो होती क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे को कोई काम करना है और उसमें मुझे 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 घंटे लगातार काम ना करके मैंने 30 मिनट मैंने काम किया, फिर 5 मिनट का मैंने लिया ब्रेक, फिर 30 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट का लिया मैंने ब्रेक, फिर 30 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, और फिर 30 मिनट काम किया और जैसे ही ये 4 हुए तो उसके बाद मैंने एक बड़ा ब्रेक ले लिया, 20 से 30 मिनट का ब्रेक, ठीक है। कि मतलब ये उस चीज़ पे काम करता है कि काम करो और ब्रेक लो, और ब्रेक के बाद फिर काम करो, फिर काम करके फिर ब्रेक लो, तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब जैसे एक हमने स्लॉट मारा 30 मिनट का, तो ये हमारा एक पोमोडोरो हो गया, ठीक है। फिर ब्रेक लिया, ऐसे करके ये हमारा सेकंड पोमोडोरो, ये हो गया थर्ड पोमोडोरो, और ये हो गया हमारा 4th पोमोडोरो। और जैसे 4 पोमोडोरो हो गए तो इसको हम एक पोमोडोरो साइकिल बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ही 4था पोमोडोरो होगा उसके बाद हम एक 20-30 मिनट का बड़ा ब्रेक लेंगे, और इस ब्रेक में हम अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें मैंने 30-30 मिनट के 4 सेट कवर करे हैं, तो इसमें मैं टोटल 2 आवर मेरा काम कर चुका हूँ। मुझे 2 घंटे और करना है,
उसके लिए मैं वापस एक पोमोडोरो साइकिल कर लूँगा, तो मैं एग्जॉस्ट भी नहीं होऊंगा और पूरे फोकस के साथ काम भी कर पाऊँगा। तो ये पोमोडोरो टेक्निक जो यूज़ करते हैं, इसको हम देखेंगे कि हम हमारी प्रिपरेशन में कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको मस्ट है करनी। सबसे पहले तो जब आप इस साइकिल को करें उस समय आपका फ़ोन एयरप्लेन पे या DND मोड पे रहें। और अगर आप मान लो आप बोलो कि सर हम तो फ़ोन से पढ़ते हैं तो एयरप्लेन पे कैसे रखेंगे, तो आप DND पे रख लो। DND पे रखने का मतलब हो गया आप नोटिफिकेशंस बंद रखो। आपके टेलीग्राम के, आपके व्हाट्सएप के, आपके यूट्यूब वीडियोज़ के, जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वो तो आप हटा ही दो। फेसबुक की आपको ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम की आपको ज़रूरत नहीं है, स्नैपचैट का तो मतलब ही नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को आपको सिर्फ चाहिए टेलीग्राम, स्टडी मटेरियल मिल जाए, आपको चाहिए यूट्यूब, आप वीडियोस देख पाओ, और व्हाट्सएप आप अपने दोस्तों से बात वगैरह करने के लिए या फिर स्टडी कर सको आपस में बात करके, उसके लिए चाहिए। और उनके भी नोटिफिकेशंस बंद रखो जब आप इस साइकिल को करो। तब मल्टीटास्किंग नहीं करनी साथ में कि यार खाना खाते खाते पढ़ लेते हैं, क्या ही होता है, नहीं करना। और बाकी सब जैसे पेन, पेपर, बुक्स, ये सब रेडी रखें टाइमर स्टार्ट होने से पहले। अब करना कैसे है देखो, प्लान करना है बिफोर स्टार्टिंग। ये कैसे, जैसे आपने बोला कि मैंने आज से सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ना है और मैं 2 दिन इसको पढ़ूंगा, तो आप जिस दिन इसको शुरू करें ना उससे पहले वाली रात आप फाइनल कर लो कि आपने फाइनल करी कि मैं 10 वीडियो देखूंगा इसकी, और 10 वीडियोस में मेरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। मतलब 2 दिन में देखूंगा, 5 वीडियो एक दिन, 5 वीडियो दूसरे दिन, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5-5 के हिसाब से दोनों वीडियोस को 2 दिन में डिवाइड कर दिया। और ये चीज़ आप जब टारगेट शुरू कर रहे हो उस समय सुबह मत बैठ के डिसाइड करो, ये चीज़ आप पहले कर चुके हो, पहले रात को सो रहे हो, उस दिन आपको पता है कि आप सुबह उठ के क्या करोगे, आप लिख के सो पूरा। इस 5 को क्या करिए, अब आपने टास्क में डिवाइड कर दिया कि एक वीडियो मान लो आधा घंटे की है, तो आपको क्या करना है, इसमें 5 पोमोडोरो करने पड़ेंगे। 5 पोमोडोरो में आपकी ये वीडियो पूरी हो जाएगी। सेम रीजनिंग में उसमें मान लो 10 वीडियो ले की कोई टॉपिक है, तो 5-5 के 2 स्लॉट किए, 5 एक दिन, 5 दूसरे दिन, तो 5 पोमोडोरो में वो भी एक दिन में टारगेट पूरे हो जाएंगे। तो वैसे इसको करना है, ठीक है। जैसे 6 सेटिंग अरेंजमेंट, मतलब आपको 20 का टारगेट था तो आपने 6 और 8 के, या 6-7 और 7 के आपने 2-3 सेट बना लिए, उनको 3 पोमोडोरो में कंप्लीट कर दिया। और आपका ये पोमोडोरो की पहले से लिस्ट होनी चाहिए, टू डू लिस्ट की, आप क्या करोगे। जब आप करने बैठो तब मत तैयार करो। स्टेप 2 क्या है, पोमोडोरो टाइमर कैसे करना है। जनरली ये होता है क्लासिक अप्रोच कि 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक, और यूँ करके जब 4 पोमोडोरो हो जाए तो चौथे पोमोडोरो के बाद में 20 से 30 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा स्ट्रेच कर पाओगे तो आप 30 मिनट या 40 मिनट का रख लो, तो उसके हिसाब से आप ब्रेक का टाइम बढ़ा दो, 7 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट, ठीक है। पर जो लिखो उसको उसी हिसाब से फॉलो करो। और इस 25 मिनट में सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ना ही है, ना घर वालों से बात करनी है, ना किसी दोस्त से फ़ोन पे बात करनी है। आप टाइमर लगा के बैठो 25 मिनट का। और इसके लिए ऐप भी आते हैं कुछ पोमोडोरो के, आप ऐप सर्च करोगे ना तो ऐप मिल जाएंगे, वो ऐप आपको हेल्प कर देंगे। 25 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली अलार्म बजेगा, 5 मिनट के लिए ब्रेक रहेगा, 5 मिनट बाद वापस बेल बजेगी, आप पढ़ने बैठ जाओ। तो वो भी आप ढूंढ लेना, मिल जाएंगे, बहुत है। एक स्टेप 3 में है एक टास्क एक बार में। एग्जाम्पल क्या है देखिए, 10 रीजनिंग करूंगा मैं, पजल करूंगा। मान लो आपने 40 मिनट का सेट किया है, ठीक है। तो 40 मिनट में मैं 10 रीजनिंग की पजल्स में सोल्व करूंगा, और वो पूरी एनर्जी के साथ सोल्व करूंगा, ठीक है। 4 DI सोल्व करूंगा मैं दूसरे पोमोडोरो में। तीसरे में मैं बैंकिंग अवेयरनेस का पढ़ूंगा। चौथे में मैं बैंक इंग्लिश के अंदर जो क्लोज टेस्ट आते हैं वो करूंगा, या फिर हिंदी के अंदर जो भी टॉपिक है वो कवर करूंगा। वो जैसे आप अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ब्रेक टाइम में नहीं करनी। सोशल मीडिया पे आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी। इंस्टा, फेसबुक तो मैं बता चुका हूँ, हटा दो। व्हाट्सएप पे भी दोस्तों से इधर उधर ज़्यादा बातें नहीं करनी, किसी से भी। फ़ोन पे बात नहीं करनी इस बीच में। आप फ़ोन पे बात करोगे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तो क्या होगा कि आप उस जोन में चले जाओगे। तो बेटर है आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के हिसाब से करो। क्या चीज़ें आपको करनी है इस बीच में,
आप स्ट्रेचिंग कर लो, आप पानी पियो, हाइड्रेटेड रहोगे, ज़रूरी है। डीप ब्रीथिंग कर लो, माइंड रिलैक्स करेगी। छत पे घूम लो, घर के सामने गार्डन है तो उसमें घूम लो, 5 मिनट घूम के वापस आ, जैसे 5 मिनट हुए वापस आके बैठ के 6ठे मिनट में आपको पढ़ना शुरू करना है। ये आपके लिए एक मतलब फिक्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर मान लो किसी को जिम का शौक़ है पर वो जिम मान लो नहीं कर पा रहा है, या एक्सरसाइज करने का किसी को शौक़ है, तो इस 5 मिनट के ब्रेक में आप पुशअप्स कर लो। मान लो आपने 20 पुशअप्स कर ली, तो क्या होगा कि ब्रेक के बीच में आप वो चीज़ भी कर रहे हो जो आपको पसंद है और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। घर में कोई छोटा बच्चा है, उससे खेल लिया 5 मिनट, जैसे 6ठा मिनट है वो आगे पढ़ने बैठ के, ठीक है। अच्छा, एक आपको प्रोग्रेस ट्रैक करनी है डेली। कैसे? जैसे आपने मान लो पोमोडोरो के आपने लिखे कि 1 2 3 4 5, आज 5 पोमोडोरो करूँगा मैं, तो जैसे एक पहला पोमोडोरो हुआ टिक, दूसरा हुआ टिक, तो यूं करके आपको ये पोमोडोरो करने हैं। और शाम को जब आप इवेल्युएट करोगे ना कि पूरी लिस्ट में देखोगे, तो आप खुद को, जैसे आपने टारगेट रखा हो कि मैं आज 15 पोमोडोरो करूँगा, ठीक है, और उसमें से आप मान लो 10 कर पाए, तो आप खुद को यूँ नंबरिंग दीजिए। और इस नंबर से आपको पता रहेगा कि ये, और आपका टारगेट क्या रहेगा कि इस नंबर को बढ़ाना है मुझे। और उससे ये भी रहेगा फ़ायदा कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो 2 ही घंटे पढ़ पाया, मैं 3 ही घंटे पढ़ पाया। पर वो 2 घंटे 3 घंटे कैसे पढ़ते हैं कि 10 बजे पढ़ने बैठे, 12 बजे तक पढ़े हैं, बीच में व्हाट्सएप पे चैट भी कर ली, यूट्यूब पे जो ऐड आई है वो वीडियो भी देख ली, और कुछ बीच में 1-2 शॉर्ट्स आ गए वो देख लिए, 10 मिनट इंस्टाग्राम चला लिया। तो वो 10 बजे बैठेंगे, 12 बजे उठेंगे, तब बोलेंगे सर मैंने तो 2 घंटे पढ़ाई करी पर मेरा सिलेबस तो कुछ भी कवर नहीं हुआ। और फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं आपको 15 घंटे 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 15 घंटे 18 घंटे वाला कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा भी जो मैंने शेड्यूल फॉलो किया था। और अगर आप इस जैसे पोमोडोरो फॉलो करेंगे तो आपने मान लो 30 मिनट का आपने पोमोडोरो लिया है कि मैं 30-30 मिनट का करूँगा, और आपने दिन के आपने 10 पोमोडोरो मार कर दिए, तो 10 पोमोडोरो में आपके 300 मिनट हो गए। 300 मिनट मतलब 5 घंटे तो आपकी सीधी सीधी पढ़ाई हुई है। और वो 5 घंटे वो हैं जिसमें आपने प्योरली फुल हार्ट के साथ, मतलब पूरे दिल के साथ आपने तैयारी करी है। तो ये जो 5 घंटे है ना, वो जो लोग करते हैं उसके 10 घंटे के बराबर है ये, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब तैयारी करता था तो क्या चीज़ें मैंने काम में ली थी, मतलब कैसे मैंने टाइम टेबल बनाता था मैं। ये देखो, ये है 2021 का, जब मैं तैयारी करता था और मेरा SBA क्लर्क मेरा क्लियर हुआ था, और मैंने अप्रैल में तैयारी शुरू करी थी, अप्रैल 2021 में, और सितंबर में मेंस हो गया था। उस समय कोविड का टाइम था, सितंबर में मेंस हो गया था और नवंबर में इन्होंने रिजल्ट दे दिया था, और फेब में ज्वाइनिंग दी थी, फेब 2022 में। तो अब ये देखिए, यहाँ से लेके इस एग्ज़ाम तक देने के लिए कितना टाइम था मेरे पास। इस बीच में मैंने SBA क्लर्क निकाला, मैंने भरा गुजरात से था क्योंकि वहाँ कट ऑफ कम जाती थी, पर जब, और ये भी मैंने इसलिए भरा था क्योंकि जिस दिन फॉर्म डाले तो उस समय तो तैयारी कम थी ना, पर मैंने इस चीज़ को, टेक्निक को फॉलो किया, और जिस दिन मैंने पेपर दे के आया ना मैं, तो मेरी राजस्थान की कट ऑफ भी क्लियर थी, पर वो फॉर्म गुजरात से भरा था तो वहीं ज्वाइन करना पड़ा। मेरी राजस्थान की कट ऑफ क्लियर थी, जिसमें 8-10 नंबर का फ़र्क रहता है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि राजस्थान में SBA क्लर्क की कट ऑफ अच्छी रहती है। तो ये मैं क्या करता था, ये देखो कि 14 जून का है, ये सुबह उठाऊँ टाइम से, ये मेरा टारगेट, जैसे टाइम भी मैंने आगे मेंशन किया कि 6 तारीख 6 बजे, पौने 5 बजे सुबह जल्दी उठ गया, आधे घंटे एक्सरसाइज कर ली, न्यूज़पेपर पढ़ना था टिक कर दिया, कैलकुलेशन करी, मेडिटेशन किया, पेपर किया और उसका एनालिसिस, पेपर किया, RRB क्लर्क का दिया, तो आप देखो 73.25 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर वही जो मैं आपको बता रहा था, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, DI, ये सब करनी थी। ये सब मैंने टारगेट में लिखा, पर मैं कितना कवर कर पाया, ये चीज़ें नहीं कर पाया मैं, ये जहाँ क्रॉस है वो नहीं कर पाया। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना पढ़ पाया टोटल। फिर सेम अगले दिन इतना पढ़ पाया, एग्ज़ाम दिया SBA क्लर्क का, 69 मार्क्स आ रहे हैं। फिर अगले दिन RRB PO का दिया, यहाँ पे मैं डेफिनेटली लेट उठाऊँगा या कुछ, मतलब कई बार मन नहीं होता, तो
ये सब अब जब आप ट्रैक करोगे ना आप, तब आपको चीज़ें पता लगेंगी कि अब इन सब में से सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है। सबसे बढ़िया लग रही है ये वाली लाइन जिसमें सारे टिक हैं, और जिस दिन मैंने सारे मेरे टारगेट्स पूरे किए हैं ना, उस दिन आप टाइम देखो। और ये टाइम वो वाला टाइम नहीं है जो लोग बताते हैं, ये वो टाइम है जब जिस टाइम में टाइमर चल रहा है ना, अगर मैं पानी पीने भी उठाऊँ ना तो मेरी स्टॉप वॉच बंद करके गया हूँ मैं। तो ये वो टाइम है जब, और अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर लोगे, अगर आपने 7 से 8 घंटे का भी रख लिया ना टारगेट, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में होगे आपके आज के 1 महीने बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम दिया था तो 119 नंबर थे, और ये कब की, अप्रैल में मैंने तैयारी शुरू करी थी 1 अप्रैल से, और ये 20 जून की है, मात्र 70 दिन के बाद में, 70-80 दिन के बाद में। ठीक है, और उसमें भी बीच में ब्रेक आ जाते हैं आपको, आप ना चाहते हुए भी आएंगे। कभी तबीयत सही नहीं होगी, कभी घर में कोई रिश्तेदार आ जाएंगे, कभी किसी की शादी आ जाएगी, ये ब्रेक आएंगे ही आएंगे, उनको आप नहीं हटा सकते। पर हमें क्या करना है, हमें वापस जैसे ब्रेक ख़त्म हुए, अब जैसे यहाँ ब्रेक ये टूट गया सीक्वेंस, तो तीसरे दिन से वापस शुरू, यहाँ कुछ कवर किया, अगले दिन कवर किया, फिर वापस डाउन हो गया, तो ये चलते रहेंगे अप एंड डाउन। सेम अगले में यहाँ देखो, जैसे 21 जून, ये देखो 21 जून, 22 जून, 23 जून, आगे टाइम टेबल पूरा, तो इसमें भी सेम टिक, ये सेम चीज़ करनी है। और अगर आप मेडिटेशन कर पाओ ना तैयारी के साथ में, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ब्रेथ मेडिटेशन होती है, 1-2 और भी है, कोई करते हैं वे लोग, अलग अलग मंत्रोच्चारण होते हैं, तो ये करोगे तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। जैसे इसमें कैलकुलेशन मैंने लिख रखा है मेरे टाइम टेबल में, यहाँ नहीं कर पाया, पर मैंने यहाँ कर लिया। और अगर डेली करता तो हो सके ये काम और भी जल्दी हो जाता। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से ये प्रैक्टिकल टिप्स बताइए जो मैंने फॉलो करी है, और मेरी आप एवरेज देखोगे ना तो लगभग 6 से 7 घंटे के बीच में रही है मेरी डेली स्टडी की। 12-15 घंटे मेरे तो बिल्कुल नहीं समझ में आते और नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसे आपको फॉलो करनी है। और अब अगर आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए, मतलब बैंकिंग मैट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जिसमें आपको गाइडेंस मिल सके और आप इसमें अपने सवाल वगैरह भी पूछ सकते हो। ठीक है, आप इस चीज़ को फॉलो करो 30 दिन तक, उसके बाद आप एग्ज़ाम देना। और आज आपके जो मॉक में मार्क्स आएंगे ना, और आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, उनको आप कंपेयर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपके मार्क्स लिख के बताना आप कि आपका आज मॉक में कितने आ रहे हैं, और 1 महीने बाद जब आपने मॉक दिए तो उसी कमेंट में आके बताना कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर ये चीज़ प्रैक्टिकल है और अगर आपको सही में इससे फ़ायदा होता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसी गाइडेंस आगे मिलती रहे। और अगर और भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।